हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस 8 को में। जैसे कि आप सबको पता है 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में आपके पास जो समय है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और आप सबको ये भी पता होगा आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 30 जो है वो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और 8 जो है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आज जो है हम लोग इस वीडियो में आपके लिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, उसी समय को देख करके आपके लिए जो है टोटल 100 प्रश्नों को लेके आए हैं। अगर आप 100 में से यहाँ पर 70 प्रश्न का भी आंसर दे देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो प्रश्न है वो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है, गिना चुना प्रश्न आपके लिए लाया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो आप लोग जो है एक एक प्रश्न का ध्यान से आंसर दीजिएगा, इससे जो है आपकी तैयारी कैसी है, कितनी है, ये आपको समझ में आएगा। और अगर एक दो प्रश्न नहीं बने तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद एक दो बार उनको देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम तक याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए सिर्फ तैयार किया गया है। चलिए पहला प्रश्न आपके देखिए आपके समक्ष में है, कई बार करवा चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में हुई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एडी का मतलब होता है ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? सभी प्रश्न का आंसर आपको ईमानदारी से देना है डियर, किसी का भी चीटिंग नहीं करना है, जो नहीं बने उसको अच्छे से देखना है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? बिल्कुल सेकंड का राइट हो जाएगा, फतेहपुर में है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या बात है, ऐसे ही आप लोग को आंसर देना है। और ये एक प्रश्न यहाँ पर आपका बनता है, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आपका है फतेहपुर में, है ना, फतेहपुर सीकरी में। लेकिन इनका जो समाधि है यानी कि शेख सलीम चिश्ती का जो समाधि है वो कहां पर है? तो वो आपका आगरा में है, ठीक है। यहाँ पर दरगाह के बारे में पूछा गया, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको पूछता समाधि के बारे में तो आगरा हो जाता। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण है वो शाहजहां के काल में हुआ था। शाहजहां के काल में लाल किला को बनवाया गया, ताजमहल उन्हीं ने बनाया, जामा मस्जिद उन्होंने बनवाया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा कि औरंगजेब जो है वो ज्यादातर जो अपना जिंदगी है वो कहां पर गुजारे? दक्षिण भारत में, ठीक है। अकबर के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है आपको, जैसे ये शासक कब बना था? 1556 बना था और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न तो सबको पता होगा। इन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, उनके बाद तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर सभी चीजों को समाप्त किया। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बिल्कुल 1510 में। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आपको हम कई बार ये सारा प्रश्न को जो है पढ़ा चुके हैं। अगला देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्णदेवराय की किस वंश का राजा था? कृष्णदेवराय जो है वो किस वंश का राजा था? ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय जिसको महान शासक कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य का, वो जो है तुलु वंश का राजा था। किस वंश से? तुलु वंश से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी हरिहर और बुक्का दो भाई जो था, ये दोनों किस वंश से था? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का जो है वो आपका था संगम वंश से, ठीक है। वो जो है संगम वंश से था और यही दोनों मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जगह का सबसे पहले खोज हुआ था? तो बिल्कुल आप सबको पता होगा, सबसे पहले खोज जो है वो हुआ था हड़प्पा का। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, 1921 में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को हम कई बार आपको बता चुके हैं, जितना भी बोल रहे हैं सारा आपको याद होगा, मुझे इतना उम्मीद है, इतना गारंटी, क्योंकि आप लोगों का जो तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब है और आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट करते हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री 1947 में बने थे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आसानी प्रश्न पूछता है, डरना नहीं है दोस्त, लड़ना है ना। वक्त कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत आप लोगों की जो है भरपूर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो कब बना? ये प्रश्न आपको पूछा गया है 2017 में। आपको सही आंसर देना है। बिल्कुल 9 का राइट हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, ठीक है। और फिर हम लोगों का जो है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, ठीक है। पाकिस्तान आजाद कब हुआ था? 14 अगस्त को, याद रखिएगा 14 अगस्त को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिएगा, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो महिला रहस्यवादी संत जो है वो थी रबिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई जो है वो आपका चौहान वंश की रानी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2018 में पूछा गया है। 2009 से लेकर के 2022 तक का जो है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इंग्लिश का,
हिंदी का, ज्योग्राफी का, ये पांचों सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आपको करा दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, जैसे कि मान लें आपको सर्च करना है हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, तो आप क्या सर्च कीजिएगा, हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक बाय तनु क्लासेस। आप सभी क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा, आपको पढ़ा दिया गया है, अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है वो किसे है, तो ये जो श्रेय है वो दिया जाता है रामानंद को। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष में, किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था, तो भारत को किसने एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था, सोले ने कहा था। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब है इसके लेखक का नाम क्या है, इसका लेखक का जो नाम है वो है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था, 2020 के रूल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम, उनको जो है मनु के नाम से भी बुलाया जाता था, मनु के नाम से, है ना। बाकी इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था काशी में। कहां पर हुआ था, काशी में। और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई 1857 का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि विद्रोह जब हो रहा था तो वो नेतृत्व कर रहा था। बताइए कहां पर कर रही थी, तो झांसी में। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी में कर रही थी, और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बहुत ही बार आपको पढ़ा दिया गया है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना है, बिल्कुल 17 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है पाम्पटन। उस वक्त में जो है, यानी कि 1857 के समय जब विद्रोह हो रहा था तो उस वक्त में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो था पाम्पटन। और अभी कौन है, तो अभी है ऋषि मुनक, है ना। अभी ऋषि, आप याद रखिएगा ऋषि। अगला प्रश्न देखिए, अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको उनका नाम लिख देना है अच्छे से, क्योंकि अक्सर बार प्रश्न में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऋषि सुनक जो है उनका नाम लिख देना है, जो कि अभी इंग्लैंड के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है। अगला देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दामिनी को ये क्या था, आपको कई बार पूछा भी गया है और बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। दामिनी को जो है वो एक भूभाग था। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष में, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो क्या था, आप सबको पता है। इसका जो कारण है वो है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, यही जो है मुख्य कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, आप सबको पता होगा। मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो था सिद्ध एवं कान्हू। ये सारा प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। सॉरी फॉर दैट। देखिए, मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो था बिरसा मुंडा। नाम से मुझे भी ध्यान नहीं था। मुंडा विद्रोह जब भी आ जाए कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो उनका नाम है बिरसा मुंडा, है ना। यही नेतृत्व कर रहा था मुंडा विद्रोह, इसीलिए इनका नाम मुंडा विद्रोह पड़ा। और ये कब हुआ था, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको सिंपली जो डेट है वो याद रखना है। 1899 से लेकर के 1900 के बीच में ये जो है मुंडा विद्रोह हुआ था, और इसका नेता का नाम है बिरसा मुंडा। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन दंगा आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था, बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1875 में। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे। 2021 का रूल एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजकुमार धारा का संबंध किस सिलसिले से था, तो राजकुमार धारा का जो संबंध है वो आपका कादरी सिलसिले से था। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया। त्रिपिटकाचार्य जो है वो किस विद्वान लेखक को कहा गया, बिरबल को, अबुल फजल को, राहुल सांकृत्यायन को, या फिर बदायूनी को। 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन को। इसी को जो है क्या कहा गया, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान को ही कहा गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अबुल फजल जो कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक है। ठीक है, बादशाह नामा, ये आपका क्या लिखा हुआ, बादशाह। तो बादशाह नामा के लेखक कौन है, तो बादशाह नामा का जो लेखक है वो है अबुल फजल का शिष्य, जिसका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, तो बादशाह नामा जो कि शाहजहां की कहानी है, शाहजहां की कहानी को ही कहते हैं बादशाह। शाह का मतलब शाहजहां, नामा, नामा का मतलब उनकी कहानी। तो शाहजहां की कहानी जो लिखी गई है जिस किताब में, उसी का नाम है बादशाह नामा, और ये लिखा था कौन, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था, तो ठगी प्रथा का जो अंत है वो बेंटिक के काल में हुआ था। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था। अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था, बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सम्राट का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 1563 में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था। तो खालसा जो भूभाग है उनको देखभाल करने के लिए 1563 में अकबर जो है किसको नियुक्त किया था, तो अकबर जो है एतमाद खां को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है, बताइएगा।
वो जब मुगल काल था उस वक्त में जो भी चल रहा था, जो भी प्रचलित निम्नलिखित जो कौन सा भूराजस्व प्रणाली था जिसका जो संबंध है वो राजा टोडरमल से है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब्ती प्रणाली। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सबसे ज्यादा उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा बिल्कुल पोलज को, याद रखिएगा पोलज में जो है हर साल लगभग खेती होती थी, ठीक है, पोलज में हर साल खेती होती थी और इसी को जो है एक प्रकार का सर्वाधिक उर्वर भूमि कहा गया है। सर्वाधिक आपको ना, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये प्रश्न आपको हम पहले भी करवाए हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। यह प्रश्न आपको पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी में। बाकी बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मीरा मानती थी। मीरा जो है वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और ये जो है उनको अपना पति मानती थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? तो पल्लव राजाओं ने जो है वैष्णव मत को अपना राजधर्म घोषित किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? बताइए वो कौन सा यात्री है जो कि कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया, यानी कि बिल्कुल अद्भुत? किसने बताया था? तो ये जो है फ्रांसवा बर्नियर ने बताया था। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर का कहना था कि कश्मीर जो है वो पूरे जमीन पर क्या है? अतुलनीय है, यानी कि जन्नत है, यानी कि बिल्कुल अद्भुत है, ठीक है। बाकी फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था? तो ये तो आप सबको पता होगा 17वीं शताब्दी में। उसी तरीके से अल-बरूनी कब आया था भारत? तो अल-बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता कब आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। कब आया था पूछा जाएगा तो 14वीं शताब्दी में, ठीक है। तो पहले अल-बरूनी, फिर 300 साल बाद इब्न बतूता, फिर 300 साल बाद बर्नियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? घुमक्कर शास्त्र जो है एक किताब का नाम है और इसके लेखक का जो नाम है वो है राहुल संकीर्तियान। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अल-बरूनी के द्वारा किताब लिखा गया था, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। कौन सा किताब? इब्न बतूता के द्वारा यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया था, जिनका नाम था रेहला, ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखा गया था द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अगला देखिएगा, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? बताइए कौन सा विदेशी यात्री था? बिल्कुल राइट हो जाएगा, टैवर्नियर उसका नाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो पेशे से डॉक्टर था, यानी कि चिकित्सक था, है ना। ये जो है मतलब कि मुगल सल्तनत के काल में ये रहा भी था बर्नियर। याद रखिएगा, ये सारा प्रश्न आपको जो है अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के। अगला, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट किया था? यानी कि आप सबको पता है बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बताइए इस पेड़ को किसने खत्म कर दिया था? तो इस पेड़ को जो है शशांक ने खत्म किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बिल्कुल 39 का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा प्रथम उपदेश, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो आपका प्रथम उपदेश है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था? बिल्कुल रंजना नदी, ठीक है। बिल्कुल, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग अंत तक लड़ेंगे, कोशिश करेंगे और इस बार एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाके टॉप करके सबको दिखाएंगे। चलिए बिल्कुल बने रहे मेरे साथ, बिल्कुल आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। जितना भी दिन बचा हुआ है इन दिनों में आपकी तैयारी को हम लाजवाब कर देंगे। आपका उंगली को पकड़ के आपके एग्जाम तक ले जाके छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग बने रहें। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये नेपाल में रहते थे, लुम्बिनी में, है ना, कपिल वस्तु की लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। बाकी इनको शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला देखिए, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को टोटल 4 आश्रमों में बांटा गया है। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है वो सभी की पत्नी थी, यानी कि अर्जुन की भी, भीम की भी, नकुल की भी, 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। और इसी को कहा जाता है बहुपत्नी व्यवस्था, यानी कि सॉरी बहुपति व्यवस्था। बहुपति का मतलब हुआ पति ज्यादा, यानी कि बहु और पत्नी एक, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, यानी कि द्रौपदी जो है उसी, क्योंकि ये ज्यादा मर्द से शादी किए थे एक बार में ही, ठीक है। चलिए अगला है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो है वो पुत्र था अर्जुन का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 44 नंबर का। ये जितना भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं ये सारा प्रश्न आपको थोड़ा बहुत अलग लगेगा क्योंकि आपके लिए चुना गया प्रश्न है ना। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारा, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए एक एक प्रश्न को। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन तक चला था, याद रखिएगा। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल 18 है। महाभारत में जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला था। उनके बाद टोटल महाभारत में पर्व के बारे में जो दिया गया है, पर्व यानी कि जो पर्व है ना, पर्व
तो टोटल कितने पर्व के बारे में दिया गया? 18। तो 3 प्रश्न बनता है। सबसे पहले युद्ध कितने दिनों तक चला? 18। उनके बाद ये 18 क्या है आपका? बोलिए जल्दी। 18 पर्व है, ये सही है। ये 18 पुराण है, ठीक। पुराण 18 है और 4 टोटल वेद है। चीनी यात्री फायान जो है वो किस शासक के काल में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारा आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, चीनी यात्री फायान जो है वो किस शासक के काल में भारत आया था? तो फायान जो है वो भारत तो आया था, लेकिन विक्रमादित्य जिनको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, उसी के शासन काल में आया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हुमायूं का भाई कौन था? तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी जो है हुमायूं का भाई था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, तुजू की बाबरी किसने लिखी? तो तुजू की बाबरी जो है खुद बाबर ने लिखा था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। 40 आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 48 नंबर प्रश्न का, क्या बात है। अगला देखिएगा, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जो कि इंडिका के रचनाकार है, ये जो भारत आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, है ना। तो इसी के शासक के दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, जो कि इंडिका के रचनाकार है। अगला देखिएगा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? कौन सा अभिलेख है जहां पर सती प्रथा के बारे में बताया जाता है? तो उस अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख। क्या नाम है? एरन अभिलेख। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए डियर, अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग से इतना उम्मीद जरूर रखेंगे। अगला देखिएगा, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, वहां पर कौन सा शासनकाल के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर जो है टोटल आपका हर्षवर्धन का शासनकाल के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का जो है बिल्कुल चीन के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं था। किसके साथ? चीन के साथ। बाकी मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये तीनों के साथ जो है सिंधु सभ्यता का संबंध था, व्यापारिक संबंध था, लेकिन इनका जो है चीन के साथ कोई भी नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है? पशुपति महादेव। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो आप सबको पता है मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में ही जो है विशाल स्नानघर का अवशेष मिला है ना, और इसी को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे विकसित शहर है, सबसे फेमस शहर है। नर्तकी जो है, यानी कि जो मूर्ति है नर्तकी का मूर्ति की, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इसी को सिंधु का बाग भी कहा जाता है ना। सिंधु का बाग भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो भारतवर्ष जो है वो आपका 1950 में गणतंत्र बना था। ऑप्शन बी से हो जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न का। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 57 प्रश्न। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में जो भाग लिया था वो मुसेल्स में लिया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है, स्वतंत्र सिर्फ आपको घुमाने के लिए लगाया, ठीक है। आपको याद रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री, ठीक है। उनके बाद भीमराव अम्बेडकर तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता ही है, पहले प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी। भारत का राष्ट्रीय गान यहाँ पर कौन सा है? तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बिल्कुल, तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गान में बहुत लोग वंदे मातरम लगा देता, जो कि गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जो है वो है जनगण मन अधिनायक जय हे। याद रखना सबको। चलिए भाई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो किताब है वो किसकी आत्मकथा है? तो ये बिल्कुल महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है इसमें, है ना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 62 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 63 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कुछ सवाल। अकबर ने जो है 1556 में ही किसके साथ लड़ाई किया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसको बोलते हैं, यानी कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? 1556 में, ठीक है। और इसी दिन जो है अकबर की जीत हुई थी, एक तरीके से कह सकते हैं। और अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी इस युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध में। चलिए, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह जो है वो हुमायूं को हराया था। कब हराया था? तो वैसे तो 2 बार हराया था, 1539 में भी और 1540 में भी, लेकिन आपको 1540 वाला ही डेट याद रखना है, ठीक है।
तो हुमायूं ने शेरशाह को जो है 1540 में हराया था। अगला देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक का नाम है विवेकानंद। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना भी प्रश्न आपको करा रहे हैं सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? तो विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में जो है, बिल्कुल सही चीज का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो है वेदांत सोसाइटी। ठीक है, वेदांत सोसाइटी। तो विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? वेदांत सोसाइटी का। अगला देखिएगा किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? कि वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अगला देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? यानी कि सैनिक को ऐसा क्या दिया गया जिसके कारण ये तत्कालिक कारण बन गया 1857 के विद्रोह का? तो उनको जो है क्या दिया गया था? 69 का बिल्कुल जो सही जवाब है वो हो जाएगा एनफील्ड। ठीक है, याद रखिएगा सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो राइफल का नाम है वो है एनफील्ड, और 1857 के विद्रोह का ये कारण भी बने। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हम कई बार बता चुके हैं और यहाँ से आपके एक प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या पूछा कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न क्या पूछा कि जानी कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि लखनऊ से विद्रोह कौन कर रहा था? तो लखनऊ से जो विद्रोह है वो कर रहा था बेगम हजरत महल। याद रखिएगा लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी नाना साहेब जो है वो कानपुर से कर रहा था। याद रखिएगा नाना साहेब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से कर रहा था? कानपुर से। ठीक, उनके बाद वीर कुंवर सिंह जो है वो कर रहा था जगदीशपुर से। कहां से? जगदीशपुर से। पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहां से कर रहा था? जगदीशपुर से, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक, बाकी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से। कहां से? झांसी से। तो ये 3-4 प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि कौन नेपाल भाग करके चला गया था? तो एक है बेगम हजरत महल और एक है नाना साहेब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल उस वक्त में लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह चल रहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी जो है वो कब दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को एकदम करेक्ट आंसर देना है। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर तात्या टोपे को जो फांसी है वो 18 अप्रैल 1859 को दिया गया था। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ये जो महलवाड़ी बंदोबस्त है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी आपको देखिए कई बार पूछा गया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उनका जो जनक था उनका नाम था मुनरो एवं रीड। क्या नाम था? मुनरो एवं रीड। ऑप्शन सी 74 का सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब है, देखिए अवध के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि यहाँ पर बंगाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अवध का जो अंतिम नवाब था उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम वैज्ञानिक जनगणना जो है वो रिपन के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? 2021 में आपको पूछा गया और हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था और इसमें अकबर और हेमू के बीच ये जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें हेमू की हार हुई थी, इसलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो अकबर है वो हेमू को हराया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी जब हार गया उनके बाद लोधी वंश खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई कब? 1526 में। ठीक है, तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, कब रखी थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो 1526 में रखी थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाबर कब से कब तक शासन कर पाया? 1526 से लेकर के 1530 तक जो है ये शासन कर पाए थे। उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद हुमायूं जो है इसका राजा बना, यानी कि मुगल सल्तनत का। अगला, बाबर ने अपनी यादें तुजी के बाबरी किस भाषा में लिखी? यानी कि बाबर जो तुजी के बाबरी लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा है? तो उस वक्त में जो ये है मुगल सल्तनत, वो मुगल सल्तनत जो है तुजी के बाबरी जो लिखा था वो तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे रहे हैं डियर।
बिल्कुल गुलगुल्ला वाला प्रश्न आप समझते हैं, गुलगुल्ला वाला एक सांस में आंसर दे देना आप लोग को। चलिए, पोलज एवं प्रतिभूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि पोलज और प्रतिभूमि से कितना भूमि का टैक्स लिया जाता है, वसूल किया जाता है। 81 का बिल्कुल जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1/3 भाग। यानी कि अगर 3 बोरा दिया जाएगा गेहूं तो उसमें से जो 1 बोरा है वो रख दिया जाएगा, 2 बोरा इनको दिया जाएगा, इसी को 1/3 बोला जाता है। अगला देखिएगा, जरीवाना एवं महासिलाना कर किसके समय में लागू हुआ था? तो जरीवाना एवं महासिलाना जो कर है वो किसके समय में? तो वो जो लागू हुआ था शेरशाह के समय में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? तो भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का जो श्रेय है वो सबसे ज्यादा जो प्राप्त है वो है शेरशाह को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण है वो किया था 1519 में। कब किया था? 1519 में। अगला प्रश्न देखिए, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? बिल्कुल 85 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद, इसी का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला देखिए, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के जो सबसे बड़े संत थे उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। याद रखिएगा, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु। 86 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को आ रहा है डियर। अगला प्रश्न देखिएगा, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु है आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, बाकी अगला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, वो है दिल्ली में। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे, 2020 में आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज है वो सरदार है वो किसे का सरताज जो है वो किसे कहा जाता है? तो 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मार्को पोलो इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो किस गुप्त शासक से है? तो ये जो है आपका समुद्रगुप्त शासक से है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और जिसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत की जो खर्च है ये किसने दिया था? सिंपली कहने का मतलब है। तो 91 का जो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो है रुद्रदमन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो आपका किस वंश का शासक था पूछा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है, अशोक का जो संबंध है वो आपका मौर्य वंश से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन 93, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन थे? 93 का राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य थे। ठीक है, कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। बाकी चाणक्य भी आता है कभी ऑप्शन में, कभी कौटिल्य आता है। तो कौटिल्य आपको अच्छे से याद रखना है। मेगास्थनीज का रचनाकार तो आपको पता ही है कौन है। तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के रचनाकार है ना। वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचनाकार है, इनका पूरा नाम है महर्षि वेद व्यास। ये सारा प्रश्न आपको बताया चुका है पहले ही। तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? जहां भी हिंद आ जाए तब डायरेक्ट आपको लगा देना है अल्बुनी। अगर यहाँ पर आ जाता रहीला तब वहां पर लगाना था आपको फिर वही मोरक्को इब्न बतूता, है ना। बाकी तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? तो अल्बुनी का ही लिखा हुआ है। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का सारनाथ में जो दिया गया प्रवचन है उसको क्या कहते हैं? तो बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रवचन है वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष में, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो है वो क्या था? व्यापारी था, राजदूत था या फिर गुलाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। और मेगास्थनीज जो है वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजदूत था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली सल्तनत संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है वो हुआ था 1206 में और खत्म हुआ 1526 में। यानी कि जब मुगल सल्तनत की स्थापना हुआ तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। और जो उसको पूछा गया कि संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ है, जो संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का, उसको नाम क्या है? उसका नाम है बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा 1206 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन सा था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो सम्राट है वो बिल्कुल कौन था? बिंबिसार था। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा 100 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली जो स्त्री है उनका नाम था सुजाता। ठीक है, तो आप लोग को फटाफट बताना है कि आप लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न किया। और याद रखिएगा ये सारा प्रश्न आपका चुना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। बहुत सारे प्रश्न अगर आपसे नहीं बने होंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और मॉडल सेट के लिए आपको सिंपली अपने गूगल या फिर मोबाइल ब्राउजर के क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना तनु क्लासेस। ठीक है,
उनके बाद जैसे यहाँ पर देखिए लिख रहा है यहाँ पर तनु क्लासेस होम, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर चक्का घूम रहा है, ये जैसे पूरा खुलेगा वेबसाइट खुल जाएगा। तो कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाइए, वहां से जो है अच्छे से आप ये कीजिए, आपकी जो तैयारी है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए वेबसाइट यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है, मॉडल सेट वगैरह दिया गया है मॉडल पेपर, उसके बाद चैप्टर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारा से दिया गया है। आप अच्छे से जाकर के अच्छे से देख करके पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अच्छे से दिल लगा कर पढ़े, ज्यादा टेंशन आप लोग ना लें, टेंशन लेने से जो है और भी आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।